बच्चों वेलकम टू माय चैनल। बच्चों जैसे कि आप जानते हैं कि ये हमारा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का तीसरा वीडियो है, जिसमें हम प्रैक्टिस सेट 1.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के 4 सब क्वेश्चंस 3, 4, 5, 6 इनको सॉल्व करने वाले हैं। और हम इन क्वेश्चंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए हम दोनों इक्वेशंस में से एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट करना यानी रिमूव करना, यानी डिलीट करना। तो हम एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए एक वेरिएबल को क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं और इस तरह से उनको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने के 3 स्टेप्स है, जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था। तो यहाँ पर मैंने वो तीनों स्टेप्स यहाँ लिख लिए है। अब हम स्टेप बाय स्टेप इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहली स्टेप क्या है, स्टेप नंबर 1 है मेक कोएफिशिएंट सेम। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को यहाँ पर नंबर दे देता हूँ। तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 1 है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 कहूँगा। इसी तरह से ये 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कहूँगा। ठीक है, अब हमारी पहली स्टेप क्या है, मेक कोएफिशिएंट सेम। हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना है। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल x के कोएफिशिएंट्स पहले से ही सेम है। तो यहाँ पर तो ये हमारा बहुत ही आसान काम हो गया। तो हमारी जो पहली स्टेप है, हमको उसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में पहले से ही वेरिएबल x के कोएफिशिएंट सेम है। तो चलिए अब हम सेकेंड स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारी सेकेंड स्टेप है ऐड और सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन सवाल यह है कि हम इनको ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इसके लिए भी मैंने बच्चों आपको पिछले वीडियो में एक ट्रिक सिखाया था। वो ट्रिक क्या थी, सेम साइन सब्ट्रैक्ट और डिफरेंट साइन ऐड। तो यहाँ पर सेम में भी एस है और सब्ट्रैक्ट में भी एस है। तो यहाँ पर सेम साइन का क्या मतलब है, सेम साइन का मतलब है कि इन दोनों इक्वेशंस में जिन वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट सेम है, उनके साइंस अगर सेम है तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वेरिएबल x के कोएफिशिएंट सेम है और वेरिएबल x के कोएफिशिएंट्स के जो साइंस है तो वो भी सेम है। यहाँ पर भी प्लस है और यहाँ पर भी प्लस है। दोनों कोएफिशिएंट्स के जो साइंस है यहाँ लिखे हुए नहीं है, इसका मतलब वो दोनों भी प्लस होंगे। तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल x के कोएफिशिएंट्स के जो साइंस है वो सेम है। तो हम दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। तो इसके लिए मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। बच्चों यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक समझा देता हूँ। यहाँ पर मैं क्या करने वाला हूँ, इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करने वाला हूँ। आप चाहे तो आप इक्वेशन 2 में से 1 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर क्या किया है, फ्रॉम के आगे 1 लिखा है। मुझे जिस इक्वेशन को ऊपर लिखना है तो मैंने उसको क्या किया है, यहाँ पर फ्रॉम के बाद उस इक्वेशन का नंबर लिखा है। तो जिस इक्वेशन को भी हमको ऊपर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद उसको लिखेंगे। ठीक है, अगर हमको इक्वेशन नंबर 2 को ऊपर लिखना होता तो हम यहाँ क्या करते, इक्वेशन फ्रॉम के बाद इक्वेशन नंबर 2 लिखते। लेकिन यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिखना है, इसलिए मैंने क्या किया, फ्रॉम के बाद जो है तो इक्वेशन नंबर 1 लिखा है। ठीक है, तो जिस इक्वेशन को भी ऊपर लिखना होगा तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम के बाद उस इक्वेशन का नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पर फ्रॉम के बाद इक्वेशन नंबर 1 लिखा हुआ है, इसलिए मैं क्या करूँगा, इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिखूँगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, इक्वेशन नंबर 1 है 2x यहाँ पर 2x माइनस है, तो यहाँ पर हम 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो इस तरह से हमने इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिख लिया है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 को इसके नीचे लिखेंगे। तो ये है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13।
हमें यहाँ पर क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और आपको मैंने इससे पहले वीडियो में ये बताया है कि जब हम जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके हर टर्म के जो साइन है उनको चेंज कर देते हैं, और वो क्यों कर देते हैं वो भी मैंने आपको डिटेल में उस वीडियो में समझा दिया है। तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसके जो टर्म्स है उनके साइंस क्या हो जाएंगे, बदल जाएंगे। 2x का जो साइन है वो प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, और 13 का जो साइन है वो प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से अब हम इनको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो ये +2x और -2x विल गेट कैंसल्ड, और ये क्या है, -3y, और ये प्लस वाई नहीं रहा बच्चों, अब ये क्या हो गया, -y हो गया। तो ये -3 और ये -1y और ये -3y, ठीक है। तो दोनों के साइन सेम है तो हम इनको ऐड कर देंगे। तो ये 3y और ये 1y क्या हो जाएगा, 4y, और दोनों के साइन माइनस है, सेम है, इसलिए आंसर में भी क्या आएगा, -4y आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा -4y। अब ये क्या हो गया, +9 -13, +9 -13। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों नंबर्स के साइन डिफरेंट है तो हम सब्ट्रैक्शन करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। 13 -9 क्या होगा, 4, और बड़े नंबर का जो साइन है वो माइनस है, इसलिए आंसर में भी माइनस आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा -4। तो इस तरह से हमारी ये सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गई है। अब थर्ड स्टेप की तरफ हम बढ़ेंगे। थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है, सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पर हमें जो ये इक्वेशन हासिल हुई है इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है बच्चों, उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर वेरिएबल y है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में अकेला कर देता हूँ और बाकी सब राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। तो ये राइट हैंड साइड में पहले से ही -4 है, इधर लेफ्ट हैंड साइड में -4 को हमको इधर भेजना है। तो -4 ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड में जाएगी क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -4 अपॉन -4। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या होगी, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4। तो ये क्या आ जाएगा, ये माइनस माइनस एक कैंसिल हो जाएंगे, और 1/1, 1/1 का क्या मतलब होता है, 1। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, ठीक है। बच्चों हमें यहाँ पर क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या है, इनमें जो वेरिएबल्स है उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना। तो यहाँ पर वेरिएबल y की वैल्यू तो आ गई, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो हम x की वैल्यू को किस तरह से फाइंड करेंगे, हम यहाँ पर वेरिएबल y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 या 2 में से किसी भी एक इक्वेशन में रख के x की वैल्यू को फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वेरिएबल y की जो वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रखूँगा। तो कौन सी इक्वेशन आसान है बच्चों, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 आसान नज़र आ रही है क्योंकि यहाँ प्लस का ही साइन है। तो हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में लिख कर x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो मैं पहले ये ट्रिक को यहाँ से हटा देता हूँ। तो अब हम क्या करेंगे, और ये थोड़ा स्क्रीन को भी साफ़ कर देता हूँ मैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2, ठीक है। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 13। अब हम इस इक्वेशन में y की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू 13। देयरफॉर अब मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है तो मैं क्या करूँगा, x वाला जो टर्म है उसको लेफ्ट हैंड साइड में रखूँगा और बाकी सब राइट हैंड साइड में भेज दूंगा। तो ये 2x इज इक्वल टू 13, ये +1 है तो ये क्या हो जाएगा, -1। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 12। मुझे x की वैल्यू फाइंड करना है तो सिर्फ x को लेफ्ट हैंड साइड में रखो बच्चों और बाकी सब राइट हैंड साइड में भेज दो। तो ये हो जाएगा 12, और ये 2x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर राइट हैंड साइड में आके ये डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से x की वैल्यू होगी 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। तो x की वैल्यू हो गई 6/1, 6/1 यानी 6 ओनली, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है। तो बच्चों अब हम फाइनली ये लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 1 is
is the solution of the given equations। बच्चों यहाँ पर ये बात अच्छी तरह से ज़हन नशीन कर लीजिए कि ये जो मैंने फाइनल स्टेटमेंट लिखा है, ये फाइनल स्टेटमेंट लिखना ज़रूरी है। अगर आप ये फाइनल स्टेटमेंट लिखना भूल जाते हैं तो आपका एग्ज़ाम में आधा नंबर कट जाएगा। तो हमेशा याद रखिए कि ये आप फाइनल स्टेटमेंट लिखना ना भूलें, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 का जो सब क्वेश्चन 4 है इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या करेंगे, नंबर दे देंगे। तो ये है 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। इस इक्वेशन को मैं क्या करता हूँ, नंबर 1 दे देता हूँ। और दूसरी इक्वेशन क्या है, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7। इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे, ठीक है। अब हमें इन इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है। तो एलिमिनेशन मेथड से इक्वेशंस को सॉल्व करने का जो पहला स्टेप है वो क्या है, मेक कोएफिशिएंट्स सेम। यहाँ पर हमें क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस में किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना है। तो अगर आप इन इक्वेशंस को थोड़ा सा गौर से देखेंगे तो यहाँ पर आप चाहे तो वेरिएबल n के कोएफिशिएंट्स को भी सेम बना सकते हैं और वेरिएबल m के कोएफिशिएंट्स को भी सेम बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस एग्जाम्पल में वेरिएबल m के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना बहुत आसान है। तो अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में यहाँ पर वेरिएबल m का जो कोएफिशिएंट, यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में जो वेरिएबल m है इसके कोएफिशिएंट अगर आप यहाँ पर 5 लिख देते हैं तो यहाँ पर इस तरह से इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल m के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम बन जाएंगे। लेकिन बच्चों यहाँ पर इस तरह से हम डायरेक्ट जो है तो इक्वेशन नंबर 2 में वेरिएबल m के पास इस तरह से ये कोएफिशिएंट 5 को नहीं लिख सकते। अगर आप इस तरह से करेंगे तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम ये देखेंगे कि इक्वेशन नंबर 2 में m का जो कोएफिशिएंट है 5 हम किस तरह से बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ से इसको ऐसे कट कर देता हूँ, नहीं तो मुझे डर है कि आप कहीं ऐसे डायरेक्ट जो है तो यहाँ पर वेरिएबल m का कोएफिशिएंट 5 ना लिख दे। तो सबसे पहले मैं इस 5 को यहाँ से कट कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आप इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में वेरिएबल m का जो कोएफिशिएंट है वो भी क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो मैं इक्वेशन नंबर 2 को यहाँ लिख लेता हूँ, m माइनस 6n इज इक्वल टू माइनस 7, ठीक है। मुझे यहाँ पर 5 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 5 से मुझे क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर इस इक्वेशन को ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नहीं तो मुझे डर है कि आप क्या करेंगे, सिर्फ जो है तो 5 से m को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये गलत हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, 5 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर इस इक्वेशन को ब्रैकेट में लिख लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 से इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये किस तरह से मल्टीप्लाई होगी, तो 5 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने के लिए पहले हम क्या करेंगे, 5 से ये m को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 को m से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 5 इंटू m इज़ 5m। अब हम 5 से ये माइनस 6n को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, 5 6 30, तो ये हो जाएगा माइनस 30n। अब हम 5 से ये 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 7 35, तो ये हो जाएगा माइनस इज इक्वल टू माइनस 35। तो इस तरह से अब हमारी जो इक्वेशन नंबर 2 है ये इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट हो गई है, ठीक है। यहाँ पर ये कोई नई इक्वेशन हमको हासिल नहीं हुई है, बल्कि हमने इक्वेशन नंबर 2 को ही इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट कर लिया है। नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे कि हमको तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना था, तो यहाँ पर ये इक्वेशन नंबर 3 कहाँ से आ गई। तो यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को ही हमने 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट कर लिया है, ठीक है।
अब आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 1 में जो वेरिएबल m है इसके कोएफिशिएंट सेम हो गए। तो इस तरह से हमारी ये जो पहली स्टेप है ये कंप्लीट हो गई है। अब हम क्या करेंगे, स्टेप नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। तो स्टेप नंबर 2 में क्या करना है हमको, ऐड या सब्ट्रैक्ट। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को हम यहाँ पर ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये देखने के लिए हमारे पास एक ट्रिक है। ट्रिक क्या है हमारे पास, सेम साइन सब्ट्रैक्ट और डिफरेंट साइन ऐड। सेम साइन सब्ट्रैक्ट का क्या मतलब है, सेम में भी एस है और सब्ट्रैक्ट में भी एस है। तो अगर दोनों इक्वेशंस में जिस वेरिएबल के कोएफिशिएंट सेम है उनके साइंस अगर सेम होंगे तो हम क्या करेंगे, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर उनके डिफरेंट साइन होंगे तो हम क्या करेंगे, उनको ऐड करेंगे। डिफरेंट में भी डी है, ऐड में भी डी है। तो लोग, लेकिन इस एग्जाम्पल में हमारे पास जो वेरिएबल m है जिसके कोएफिशिएंट सेम है तो उनके जो साइंस है वो कैसे है, सेम है। देखिए इस इक्वेशन नंबर 1 में भी वेरिएबल m का जो कोएफिशिएंट है 5 है, इसका कोई भी साइन लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब ये प्लस है। और इक्वेशन 3 में भी जो वेरिएबल m है इसका जो कोएफिशिएंट है 5, इसका भी साइन प्लस है। तो इस तरह से सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम में भी s है और सब्ट्रैक्ट में भी s है। तो यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल m के कोएफिशिएंट्स के साइन सेम है, तो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, सब्ट्रैक्ट 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 इक्वेशन इक्वेशन सब्ट्रैक्ट इक्वेशन इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। फ्रॉम के बाद देखिए मैंने इक्वेशन नंबर 1 लिखा है, यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिखना है, इसलिए मैंने क्या किया, फ्रॉम के बाद इक्वेशन नंबर 1 का नंबर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं पहले तो यहाँ पर फ्रॉम के बाद 1 लिखा हुआ है, इसलिए मैं पहले इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिख लूँगा। तो ये हो जाएगा 5m माइनस 3n इज इक्वल टू 19। और इक्वेशन नंबर 3 को मैं इसके नीचे लिखूंगा। इक्वेशन नंबर 3 क्या है, 5m माइनस 30n इज इक्वल टू माइनस 35। अब हमें सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी हम किसी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है उसके तमाम टर्म्स को उसके तमाम टर्म्स के जो साइंस हैं उनको चेंज कर देते हैं। और ये चेंज क्यों कर देते हैं ये मैंने आपको इससे पहले वीडियो में डिटेल में समझा है। तो अगर आप उसको नहीं समझे हैं तो आप वहाँ जाकर उस वीडियो को डिटेल में देख लें। ठीक है, तो यहाँ पर इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है तो इसका जो ये टर्म है ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये प्लस 5m और माइनस 5m विल गेट कैंसल्ड। यहाँ पर ये क्या है, माइनस 3n और ये है प्लस 30n। यहाँ पर अब ये माइनस 30n नहीं बचा बल्कि प्लस 30 बन गया है। अब ये क्या होगा, माइनस 3n और ये प्लस 30n। यहाँ पर अब ये माइनस 30n नहीं है बल्कि प्लस 30n है। ठीक है, तो ये है माइनस 3 और ये है प्लस 30। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, इसका माइनस 3 और प्लस 30 क्या होगा, यहाँ पर दोनों के साइंस डिफरेंट है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इनका डिफरेंस लेंगे। 30 माइनस 3 क्या होगा, 27। और बड़ा नंबर 30 है, इसका साइन प्लस है तो आंसर में भी क्या आ जाएगा, प्लस। तो इस तरह से ये आ जाएगा प्लस 27 इज इक्वल टू, अब यहाँ पर प्लस 19 और प्लस 35, तो प्लस 19 और ये प्लस 35। ठीक है, ये भी प्लस 39 है और ये भी प्लस 35 है। तो प्लस 19 और प्लस 35 क्या होगा, दोनों का साइन सेम है तो ये ऐड हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 54 और दोनों के साथ प्लस का साइन है इसलिए आंसर में भी प्लस आएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा प्लस 54। यहाँ पर हम n लिखना भूल गए हैं तो ये है माइनस 27n इज इक्वल टू 54। तो इस तरह से हमारी सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, तीसरी स्टेप की तरफ बढ़ना है। तो तीसरी स्टेप क्या है, सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पर हमें जो ये इक्वेशन हासिल हुई है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर वेरिएबल n है, इसकी वैल्यू को फाइंड करना है।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड में अकेला रखता हूँ, राइट हैंड साइड में क्या है 54, और ये -27 को मैं इधर राइट हैंड साइड में भेज देता हूँ। तो -27 ये n के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -27। सॉरी, यहाँ पर हमने ये हमारा ये +27 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा +30 और -3 ये क्या आया है, +27 आया है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, +27। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, n की वैल्यू क्या होगी, n इज इक्वल टू 54/27। तो 54/27 का क्या मतलब होगा, 27 1 ज़ा 27, 27 2 ज़ा 54। तो इस तरह से n की वैल्यू क्या होगी, 2/1। 2/1 का क्या मतलब होता है, 2 ओनली। ठीक है, तो इस तरह से n की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, 2 आ गई है। अब हमें क्या करना है, n की जो वैल्यू है उसको इक्वेशन नंबर 1 2 या 3 इन तीनों में से किसी भी एक इक्वेशन में n की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके m की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है, और इक्वेशंस को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है, उनमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो n की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, अब हमको m की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, n की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में रख के m की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी भी एक इक्वेशन में ये जो n की वैल्यू है उसको रखकर m की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर मुझे इक्वेशन नंबर 2 ये थोड़ी आसान नज़र आ रही है, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। तो हम यहाँ 2 में रखेंगे, तो ये हम यहाँ लिख सकते हैं पुट n इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो यहाँ पर मैं इक्वेशन नंबर 2 लिख लेता हूँ पहले, m-6n इज इक्वल टू -7। यहाँ पर n की वैल्यू हमको सब्स्टिट्यूट करना है, m-6 इंटू 2 इज इक्वल टू -7। तो ये क्या हो जाएगा, ये 6 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 12, -12 इज इक्वल टू -7। अब मुझे m की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में इसको अकेला रखूँगा, तो ये हो जाएगा m इज इक्वल टू, ये -7 है राइट हैंड साइड में, ये -12 को उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, +12। इस तरह से m की वैल्यू क्या होगी, m इज इक्वल टू -7 और +12 क्या होता है, -7 और +12, दोनों के साइंस डिफरेंट है, तो हम दोनों का डिफरेंस लेंगे। 12 - 7 क्या होगा, 5, और दोनों में 12 बड़ा नंबर है, इसके साथ प्लस का साइन है, तो आंसर में भी क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, तो इस तरह से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, +5। +5 को आप सिर्फ 5 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास m की वैल्यू भी आ गई है। तो अब यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं, देयरफॉर m इज इक्वल टू 5, m इज इक्वल टू 5 एंड n इज इक्वल टू 2 is the solution of the given equations। ठीक है बच्चों, यहाँ पर आप हमेशा से ये बात याद रखिए कि ये जो आखिर में मैंने जो फाइनल स्टेटमेंट लिखा है, जो फाइनल आंसर लिखा है, तो ये फाइनल स्टेटमेंट, ये फाइनल आंसर लिखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इस तरह से नहीं लिखेंगे तो एग्ज़ाम में आपका आधा नंबर कट सकता है। ठीक है, तो ये फाइनल स्टेटमेंट, ये फाइनल आंसर आप ज़रूर जो है तो लिखें, इसको लिखना ना भूलें। ठीक है, अब हम सब क्वेश्चन 5 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को क्या करता हूँ, नंबर दे देता हूँ। तो ये पहली इक्वेशन है 5x + 2y इज इक्वल टू -3, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 बोलेंगे, और x + 5y इज इक्वल टू 4, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमारे पास 3 स्टेप्स है। पहली स्टेप है मेक कोएफिशिएंट्स सेम। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में दोनों वेरिएबल की कोएफिशिएंट सेम नहीं है। यहाँ पर y के कोएफिशिएंट्स भी अलग अलग है और x वेरिएबल की भी कोएफिशिएंट्स अलग अलग है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों वेरिएबल्स में से किसी भी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे। आप y के कोएफिशिएंट्स को भी सेम बना सकते हैं,
x के कोफिशिएंट्स को भी सेम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ थोड़ा सा गौर से देखें तो यहाँ पर x के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना थोड़ा आसान है। अगर मैं इक्वेशन नंबर 2 में x के बाजू में यहाँ पर x का कोएफिशिएंट इस तरह से लिख दूँ 5, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस में x के जो कोएफिशिएंट्स है वो सेम बन जाएंगे। लेकिन आप इस तरह से डायरेक्ट यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में x का कोएफिशिएंट 5 इस तरह से नहीं लिख सकते। तो फिर हम इक्वेशन नंबर 2 में x का कोएफिशिएंट 5 लिखने के लिए हमको क्या करना होगा? इसके लिए हमको क्या करना होगा? इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो x का कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा? 5 बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, पहले सबसे पहले तो मैं यहाँ पर से ये 5 को ही हटा देता हूँ, नहीं तो मुझे यकीन है कि आप क्या करेंगे, यहाँ पर दोनों x के कोएफिशिएंट्स को इस तरह से सेम बनाने के लिए यहाँ डायरेक्ट आप 5 लिख देंगे। तो मैं यहाँ पहले ये 5 को हटा देता हूँ। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन 2 में x का कोएफिशिएंट 5 बनाने के लिए हम इक्वेशन 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करना है हमको 5 से, तो पहले मैं इक्वेशन 2 यहाँ लिख लेता हूँ। यह है x + 5 = 4। मुझे इस इक्वेशन को 5 से क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। तो जल्दी से मैं यहाँ पर ये ब्रैकेट में ये इक्वेशन को लिख लेता हूँ, नहीं तो मुझे डर है कि आप क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ x के पास 5 को लिख देंगे। तो जल्दी से मैंने यहाँ पर इसको ब्रैकेट में लिख लिया है। अब हम 5 से इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब हम इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पर हमें सिर्फ x को 5 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, बल्कि इस पूरी इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई करना है। तो किस तरह से करेंगे मल्टीप्लाई? पहले हम 5 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 × x क्या हो जाएगा? 5x। फिर अब हम 5 से ये 5y को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 ज़ा 25y, तो इस तरह से ये हो जाएगा 25y। अब हम 5 से ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 5 4 ज़ा 20, तो इस तरह से ये हो जाएगा = 20। अब हमने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया है। तो इस तरह से जो हमें इक्वेशन हासिल हुए उसको मैं इक्वेशन नंबर 3 नाम दे देता हूँ। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 में जो वेरिएबल x है उसके कोएफिशिएंट सेम हो गए हैं। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में x का कोएफिशिएंट 5 है, 3 में भी x का कोएफिशिएंट 5 है। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब आप ये परेशान हो रहे होंगे कि यहाँ तो हमको इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करना था, लेकिन मैं तो इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करने की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमने सिर्फ क्या किया है, इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट कर दिया है। यहाँ पर मैंने इक्वेशन नंबर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन नंबर 3 में कन्वर्ट कर लिया है। तो यहाँ पर घबराने की ज़रूरत नहीं है कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 कहाँ चली गई। इक्वेशन नंबर 2 को ही हमने यहाँ पर 3 में कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। तो हमारी पहली स्टेप तो हो गई, हमने कोएफिशिएंट्स को सेम बना लिया है। अब हम सेकंड स्टेप की तरफ बढ़ेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करना है हमको, ऐड और सब्ट्रैक्ट। यहाँ पर हमें इक्वेशन नंबर 1 और 3 को क्या करना है, ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। अब सवाल ये है कि हमें इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। तो इसके लिए बच्चों मैंने आपको एक ट्रिक सिखाया था। वो ट्रिक क्या है, सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम में भी एस है, सब्ट्रैक्ट में भी एस है। डिफरेंट साइन ऐड, डिफरेंट में भी डी है, ऐड में भी डी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल एक्स के कोएफिशिएंट जो सेम है, तो यहाँ पर इनके जो साइंस है, तो वेरिएबल एक्स के कोएफिशिएंट्स के जो साइंस है वो कैसे है, सेम है। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में x का जो कोएफिशिएंट है 5, इसका जो साइन यहाँ कुछ लिखा हुआ नहीं है, इसका मतलब प्लस है। इक्वेशन नंबर 3 में भी वेरिएबल x का जो कोएफिशिएंट है 5, उसका भी साइन लिखा हुआ नहीं है, मतलब प्लस है। तो इस तरह से यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल x के जो कोएफिशिएंट्स है उनके जो साइंस है वो सेम है। तो सेम साइन सब्ट्रैक्ट, सेम में भी एस है, सब्ट्रैक्ट में भी एस है। तो हम दोनों इक्वेशन, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में से इक्वेशन नंबर 3 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। आप चाहे तो 3 में से 1 को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ।
तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन थ्री फ्रॉम 1। यहाँ पर मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिखना है। तो मैं आपको यहाँ पर एक ट्रिक समझा देता हूँ। देखिए मुझे क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिखना है। तो मैंने क्या किया है, इक्वेशन नंबर 1 को फ्रॉम के बाद लिखा है। तो जिस इक्वेशन को आपको ऊपर लिखना है तो आप क्या करेंगे, उस इक्वेशन का नंबर फ्रॉम के बाद लिखेंगे। मुझे यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर रखना था, तो मैंने क्या किया, फ्रॉम के बाद मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नंबर यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो चलिए अब पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर फ्रॉम के बाद इक्वेशन नंबर 1 है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिख लेता हूँ। तो ये है 5x प्लस 2y इज इक्वल टू -3। अब हमें क्या करना है, इसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 को हम यहाँ नीचे लिखेंगे। ये है 5x प्लस 25y इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब मुझे इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना है, तो जिस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है तो उसके हर टर्म का साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो यहाँ पर ये प्लस 5x है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। अब हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो ये प्लस 5x और ये माइनस 5x विल गेट कैंसल्ड। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, +2 माइनस 25, ये +2 और ये है -25। +2 -25 क्या होगा, दोनों के साइंस डिफरेंट है, तो दोनों का डिफरेंस लेंगे। 25 - 2 23, बड़ा नंबर 25 है, इसका साइन क्या, माइनस, तो आंसर में भी क्या आएगा, माइनस। तो इस तरह से ये हो जाएगा -23, और ये y को हम वैसे के वैसे लिख लेंगे, इज इक्वल टू, अब ये -3 और ये -20, -3 और ये -20, -3 और -20 कितना होगा, दोनों का साइन सेम है तो दोनों को ऐड कर देंगे, तो ये हो जाएगा 23। दोनों का साइन सेम है, माइनस है, तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -23। तो इस तरह से हमारी सेकेंड स्टेप भी कंप्लीट हो गई है। अब हमें क्या करना है, स्टेप नंबर 3 में सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पर हमें जो ये इक्वेशन हासिल हुई है, इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का क्या मतलब होता है, उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर वेरिएबल y है, इसकी वैल्यू हमको फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में अकेला कर देंगे, और यहाँ राइट हैंड साइड में -23 है, और यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में -23 ये y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो राइट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -23। इस तरह से y की वैल्यू क्या होगी, ये -23 अपॉन -23, 23 वन ज़ा 23, 23 वन ज़ा 23। ठीक है, तो और ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, 1/1। 1/1 का मतलब क्या होता है, 1 ओनली। ठीक है, इस तरह से हमारे पास ये y की वैल्यू आ गई है। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1, 2 या 3 में रखकर x की वैल्यू को भी फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा, y की वैल्यू किस इक्वेशन, तो हम y की वैल्यू किस इक्वेशन में रख सकते हैं, आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं। यहाँ पर मुझे थोड़ी इक्वेशन नंबर 2 आसान नज़र आ रही है, इसलिए मैं y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में रखूँगा। तो पहले मैं यहाँ से ये ट्रिक को हटा देता हूँ और थोड़ा ये स्क्रीन भी साफ़ कर लेते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में लिखेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ, पुट y इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x प्लस 5y इज इक्वल टू 4। यहाँ पर हमको y की वैल्यू क्या करना है, 1 लिखना है, तो x प्लस 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 4। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 5 इंटू 1 इज 5 इज इक्वल टू 4। तो ये हो जाएगा, x की वैल्यू मुझे फाइंड करना है, तो x को लेफ्ट में रखो और बाकी सब राइट हैंड साइड में भेज दो। तो ये 4 और ये +5 है, तो ये क्या हो जाएगा, -5। तो इस तरह से ये x की वैल्यू क्या होगी, 4 - 5 - 1। तो इस तरह से हमारे पास ये x की वैल्यू भी आ गई है। तो इस तरह से एलिमिनेशन मेथड से साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को इन 3 स्टेप्स को यूज़ करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर फाइनल स्टेटमेंट लिख लेता हूँ,
जैसे कि मैंने आपको अभी बोला कि ये फाइनल स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है बच्चों। ठीक है, तो फाइनल स्टेटमेंट क्या लिखेंगे हम, x इज इक्वल टू -1 एंड y इज इक्वल टू 1 इज सॉरी, थोड़ा इसे इसको कट साफ कर देते हैं, इज द is the is the solution is the solution is the solution of is the solution of the given equations। तो चलिए अब हम इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। बच्चों मुझे पूरा यकीन है कि आप इन इक्वेशंस को देखकर घबरा गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर इन इक्वेशंस में फ्रैक्शंस नज़र आ रहे हैं। तो यहाँ पर इन फ्रैक्शंस को देखकर घबराने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है बच्चों। हम क्या करेंगे, पहले इन इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए पहले इनको सिंपल फॉर्म में लिखेंगे और फिर इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इन इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में किस तरह से लिखूंगा। तो इन इक्वेशंस को सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस में जो डिनोमिनेटर्स में नंबर्स नज़र आ रहे हैं उनको गायब करेंगे। अब आप बोलेंगे कि सर वो डिनोमिनेटर्स में से वो नंबर को हम कैसे गायब करेंगे, तो चलिए अब मैं आपको वो समझा देता हूँ। तो मैं पहले इस इक्वेशन को लिख लेता हूँ, 1/3x + y इज इक्वल टू 10/3। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए मैं क्या करूँगा, इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो 3 से जब मैं इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूँगा तो जो डिनोमिनेटर्स में जो नंबर नज़र आ रहे हैं आपको वो गायब हो जाएंगे। अब आप बोलेंगे सर ये किस तरह से गायब हो जाएंगे, तो चलिए मैं आपको ये समझा देता हूँ। तो मैं इस इक्वेशन में से डिनोमिनेटर में जो नंबर है उसको गायब करने के लिए क्या करने वाला हूँ, 3 से मल्टीप्लाई करने वाला हूँ। तो यहाँ पर 1/3 में से अगर मुझे 3 को गायब करना है तो मैं क्या कर रहा हूँ, 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 3 × 1 = 3 और ये डिनोमिनेटर में 3 पहले से ही है। अब 3/3 का क्या मतलब होगा, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो ये क्या आ जाएगा 1/1, 1/1 का क्या मतलब होगा 1। तो इस तरह से आप ये डिनोमिनेटर में से 3 को गायब कर सकते हैं। तो इस इक्वेशन में से 3 को गायब करने के लिए हमने क्या किया, इस टर्म को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह से अगर आप 10/3 में से 3 को गायब करना चाह रहे हैं तो वो भी क्या हो सकता है, तो यहाँ पर भी हमको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में 3 है, ये डिनोमिनेटर में है, तो हम ये डिवाइड कर सकते हैं, 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो क्या बचा आपके पास 10। तो इस तरह से हम इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करके डिनोमिनेटर में से 3 को गायब कर सकते हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करूँगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 3। तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना है तो पहले मैं इस इक्वेशन को यहाँ लिख लेता हूँ, 1/3x + y इज इक्वल टू 10/3। अब इस इक्वेशन को मुझे मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस इक्वेशन के तमाम टर्म्स को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे ब्रैकेट में लिख देता हूँ, नहीं तो मुझे डर है कि आप सिर्फ 3 से इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम पहले क्या करते हैं, इस इक्वेशन को ऐसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है, तो किस तरह से इस इक्वेशन को हमको मल्टीप्लाई करना है, हम पहले इस 3 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से 1/3 x से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, तो यहाँ पर अगर हम 3 से 1/3 x को मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, ये हो जाएगा, ये न्यूमरेटर में, ये डिनोमिनेटर में, तो क्या होगा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो इस तरह से अब हमारे पास क्या बचा 1x का मतलब क्या है, सिर्फ x। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं x। इसी तरह से अब हम 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से y को मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो बहुत आसान है, तो ये हो जाएगा 3y। अब हम 3 से 10/3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या हो जाएगा कि 10/3 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते तो क्या होगा, 3 को आप इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 न्यूमरेटर में है, ये डिनोमिनेटर में है, तो ये हो जाएगा 3 × 1 = 3, 3 × 1 = 3। तो क्या बचा 10। तो राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, सिर्फ 10। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि जिस इक्वेशन से आप डर रहे थे उसको हमने अब सिंपल फॉर्म में यहाँ पर लिख लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर
1 नाम दे देंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को, ये जो खतरनाक इक्वेशन आपको नज़र आ रही है, इसको भी हमको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ से सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ ये इक्वेशन लिख लेता हूँ, 2x + 1/4 y = 11/4। ठीक है, अभी मुझे इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में लिखने के लिए क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय 4। ठीक है, अब हमें इस इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो यहाँ पर थोड़ा ये स्क्रीन साफ करना होगी हमको। तो अब हम क्या करने वाले हैं, इक्वेशन, ये जो इक्वेशन है 2x + 1/4y = 11/4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, हमारी इक्वेशन है 2x + 1/4y = 11/4। अब इसको हमको क्या करना है, इसको हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने पूरी इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मैंने उसको ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया। अगर मैं ऐसे ब्रैकेट में नहीं लिखूंगा ना, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिर्फ 1/4y और 11/4 को ही 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जबकि इस पूरी इक्वेशन को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है, यानी इसके हर टर्म को हमको 4 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 2x, तो ये 4 2 ज़ा 8x, 4 2 ज़ा 8 और ये x। ठीक है, इसी तरह से अब 4 से हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा ये, अगर हम 1/4 को 1/4 को अगर 1/4y को अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो क्या बचा 1y। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं +1y यानी y ओनली। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 4 से इस टर्म को मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होगा, ये 11/4 को मुझे 4 से मल्टीप्लाई करना है। आप 4 इधर लिखो या इधर लिखो, एक ही बात है। ठीक है, अब ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है, तो हम डिवाइड कर सकते हैं, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, तो क्या बचा 11। तो इस तरह से राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 11 आ गया। अब हम इस इक्वेशन को क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम क्या करेंगे, 2 नंबर देंगे। ठीक है, तो इस तरह से इस इक्वेशन को हमने सिंपल फॉर्म में लिख दिया इस तरह से, और इस इक्वेशन को सिंपल फॉर्म में हमने इस तरह से लिख दिया है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। अब इन इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास 3 स्टेप्स है। स्टेप नंबर 1 है मेक कोएफिशिएंट सेम। हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में किसी एक वेरिएबल के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाना है। तो अगर आप गौर से देखें ना, तो आप वेरिएबल y के कोएफिशिएंट्स को आप सेम इजीली बना सकते हैं। आप चाहे तो x के कोएफिशिएंट्स को भी सेम बना सकते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, यहाँ पर y के कोएफिशिएंट्स को सेम बनाएंगे। यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, 3 है, और यहाँ पर y के कोएफिशिएंट 1 है। तो अगर मैं इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो दोनों के कोएफिशिएंट सेम बन सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 3। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 को हमको 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 8x + y = 11। इसको जल्दी से ब्रैकेट में लिख दो और यहाँ पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 3 8 ज़ा 24x। और इसी तरह से अब यहाँ पर हमने ये 8x से मल्टीप्लाई कर दिया, अब y से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 × y, ये हो जाएगा 3y। इसी तरह से अब हम 3 से 11 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 3 11 ज़ा, ये हो जाएगा 33। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। अब आप बोलेंगे सर ये इक्वेशन नंबर 2 कहाँ चले गए, तो इक्वेशन नंबर 2 कहीं नहीं गए, बल्कि इक्वेशन नंबर 2 को ही हमने 3 में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, अब हम इक्वेशन नंबर 1 और 3 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1 और 3 में वेरिएबल y के कोएफिशिएंट्स क्या हो गए, सेम हो गए। तो यहाँ पर हमने पहली स्टेप कंप्लीट कर लिए। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। हमारी दूसरी स्टेप है ऐड और सब्ट्रैक्ट। अब सवाल ये है कि दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे कि सब्ट्रैक्ट करेंगे।
तो मैंने आपको क्या ट्रिक सिखाया था कि दोनों इक्वेशंस में जिस वेरिएबल की कोएफिशिएंट सेम होते हैं, अगर उन कोएफिशिएंट्स के साइन सेम होंगी तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। सेम साइन सब्ट्रैक्ट, और डिफरेंट साइन ऐड। डिफरेंट में भी डी है और ऐड में भी डी है, सेम में एस है और सब्ट्रैक्ट में भी एस है। तो यहाँ पर अगर आप गौर से देखें तो इन दोनों इक्वेशंस में वेरिएबल y जिसके कोएफिशिएंट सेम है, इनके साइंस कैसे है, सेम है। यहाँ पर वेरिएबल y का जो कोएफिशिएंट है 3, उसका साइन प्लस है, और यहाँ पर वेरिएबल y के कोएफिशिएंट 3 का भी साइन क्या है, प्लस है। तो सेम साइन सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप इक्वेशन 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं या 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में से 3 को सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ हम लिख सकते हैं सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम 1। मुझे इक्वेशन नंबर 1 को ऊपर लिखना है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जिस इक्वेशन को हमको ऊपर लिखना होता है तो हम उसको फ्रॉम के बाद लिखते हैं। उस इक्वेशन को हम क्या करते हैं, फ्रॉम के बाद लिखते हैं। तो यहाँ पर फ्रॉम के बाद क्या है, 1 लिखा हुआ है, तो इसको मैं क्या करूँगा, ऊपर लिखूँगा। तो इक्वेशन नंबर 1 क्या है बच्चों, x + 3y = 10। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ x + 3y = 10। अब इक्वेशन 3 को हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 24x + 3y = 33। हमें यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो जब भी हम किसी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके हर टर्म के साइन को बदल देते हैं। और मैं आपको ये बार बार बता चुका हूँ कि जब भी हम किसी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उसके हर टर्म के साइन को क्यों बदलते हैं, इसको मैंने डिटेल में पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो यहाँ पर ये 24x है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, और ये +3y है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस, ये +33 है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अब ये सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो क्या हो जाएगा, देखिए ये +1x है और ये -24x है। तो +1x इसका कोएफिशिएंट 1 है तो ये है +4x और ये है -24x। तो क्या होगा, दोनों के साइन अलग अलग है तो आप क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। 24 - 1 ये क्या हो जाएगा, 23। और बड़ा नंबर क्या है, 24 है तो इसका साइन क्या है, माइनस, तो ये क्या आ जाएगा, -23। और ये x जैसे कि वैसे आ जाएगा। तो ये हो जाएगा -23x। इसी तरह से ये क्या है, +3y और -3y। तो ये +3y -3y विल गेट कैंसल्ड। अब हमारे पास राइट हैंड साइड में क्या बचा, +10 और -33। दोनों का साइन अलग अलग है तो क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस लेंगे। तो 33 - 10 ये हो जाएगा 23। बड़ा नंबर 33 है, इसका साइन माइनस है तो आंसर में भी माइनस आ जाएगा। तो ये आ जाएगा -23। अब हमारी तीसरी स्टेप क्या है, दूसरी स्टेप भी हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हमारी तीसरी स्टेप क्या है, सॉल्व द इक्वेशन। यहाँ पर हमें जो इक्वेशन हासिल हुई है -23x = -23, अब हमें इसे सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब क्या होता है बच्चों, ये मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को फाइंड करना है। यहाँ पर वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x को लेफ्ट हैंड साइड में ही रखेंगे। लेकिन पहले ये स्क्रीन साफ कर लेता हूँ मैं। तो इस इक्वेशन में से वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, वेरिएबल x को लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, अकेला कर देंगे, ठीक है, अकेला लिखेंगे। तो ये हो जाएगा x = -23। राइट हैंड साइड में -23 है और ये -23 लेफ्ट हैंड साइड में x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो इस तरह से x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x = ये 23 1 ज़ा 23, 23 1 ज़ा 23, ये माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। तो क्या आएगा, 1/1। 1/1 का क्या मतलब होता है, 1 ओनली, ठीक है। तो इस तरह से x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 1 आ गई। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो y की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, x की वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। 1 2 3 किसी भी इक्वेशन में आप x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 आसान है तो हम इसमें इसको सब्स्टिट्यूट कर लेंगे। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, पुट
x इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, ठीक है। तो इक्वेशन 1 में x की वैल्यू पुट करना है, तो पहले इक्वेशन 1 लिखो, x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पर x की जगह पे 1 लिखेंगे। 1 प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो अब मुझे y की वैल्यू फाइंड करना है, तो मैं लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ y को रखूँगा और बाकी सब राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर दूंगा। तो ये हो जाएगा 10 और ये प्लस 1 है तो यहाँ आके क्या हो जाएगा -1। तो इस तरह से ये आएगा 3y इज इक्वल टू 9। 10 माइनस 1 इज 9। अब हमें y मालूम करना है ना, तो y को लेफ्ट हैंड साइड में अकेला छोड़ो और ये राइट हैंड साइड में 9 है और ये 3 राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे। तो 3y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरह से y की वैल्यू क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 9/3। 9/3 का मतलब क्या है, 3 1 3, 3 3 9। तो इस तरह से y की वैल्यू होगी 3/1। 3/1 का मतलब होगा 3 ओनली। तो इस तरह से y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3। तो इस तरह से अब हम फाइनल आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 and y is equal to 3 is the solution of the given equations। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से किस तरह से सॉल्व करते हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब बच्चों आखिर में मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ कि मैथमेटिक्स में जिन क्वेश्चंस के जो आंसर्स है जो बहुत बड़े होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि जब हमने साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशंस को जब सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से, तो उनके आंसर्स जो है तो बहुत बड़े बड़े आए। लेकिन आपको मैं ये बात बता देना चाहता हूँ कि मैथमेटिक्स में जिन क्वेश्चंस के आंसर बहुत बड़े होते हैं तो वो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। तो आप इन क्वेश्चंस के बड़े बड़े आंसर्स को देखकर घबराओ मत, क्योंकि मैथमेटिक्स में जिन क्वेश्चंस के आंसर बड़े होते हैं तो वो क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। सिर्फ ज़रूरत ये है कि आप उनकी जो है तो प्रैक्टिस करें। अगर आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस करेंगे तो आप बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे होंगे। तो आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको हमारे वीडियोज़ पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए इसी तरह से फ्री में मैथमेटिक्स के वीडियोज़ बनाते रहें।